कई स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी आती है पॉजिटिव नीचे 3b है, आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर। हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर है जहां सोल्व कर लेते हैं जीरो से। सर ग्राफ नहीं आते, हमको ग्राफ सिखा दो। आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोहित कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल फिजिक्स पोडियम पर। आज हम चर्चा करेंगे यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन के, यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन की। तो यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन की चर्चा कर ली थी और जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि आज हम यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन की चर्चा करेंगे, जिससे कि मैं बहुत ईजी वे में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये जो इंटीग्रेशन है वो फिजिक्स में हमारे काम कहाँ कहाँ आता है, कैसे हम इसको फिजिक्स में यूज में लेते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये मैथ वाले बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमारे इंपॉर्टेंट रूल कहाँ कहाँ है वो हम सीखेंगे। इंटीग्रेशन करना तो हमको आ गया, अब समझते हैं कि ये काम कहाँ आएगा इंटीग्रेशन, उसको सीखते हैं। देखो भाई, जो इंटीग्रेशन है ना तुम्हारा, मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया। सर हमने ना इंटीग्रेशन करना सीख लिया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत मजा आया हमको इंटीग्रेशन सीखने में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हर टाइप का इंटीग्रेशन करना सिखाया था। मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना भी सिखाया है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना भी सिखाया है। अब हमें बस इसका यूजेस सीखना है कि इसके यूजेस क्या क्या है। देख भाई, पहली बात तो इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन, और ये काम कहाँ कहाँ आता है। देखो भाई साहब, पहली बात तो ये ना डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, तो ये जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। सर ये जोड़ता है सर चीज़ों को। अच्छा, जोड़ता है चीज़ों को। फिजिक्स में कई जगह आपको छोटे छोटे अल्पांश या छोटे छोटे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और फिर पूरी चीज़ निकालने के लिए आपको उन कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। और जब आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेके उनको जोड़ रहे होंगे, समझ जाना आपको इंटीग्रेशन करना है। ये हिंट होता है इंटीग्रेशन करने का। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पता ही नहीं चलता कि इंटीग्रेशन करना है। तो सर वहाँ पर तुमको सिर्फ इतना देखना है कि अगर तुम छोटे से कंपोनेंट्स चूज कर रहे हो और फिर तुमको उन सबको जोड़ना पड़ रहा है, मतलब समझ जाना कि वहाँ पर तुम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तो सर वहां पर ना हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन किस काम में आता है, सर डिफरेंशिएशन से स्लोप निकलता है। क्या निकलता है? स्लोप, या फिर रेट ऑफ चेंज निकलती है। तो हम डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमारी स्लोप निकालने में काम में आता है। वैसे ही इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा पहला जो इसका मेजर काम है वो है एरिया निकालना। मतलब जहां पर भी आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा ना, वहां आप इंटीग्रेशन करोगे। चाहे वो फिर ट्रायंगल का एरिया हो, चाहे वो स्क्वायर का एरिया हो, चाहे वो किसी भी शेप का एरिया हो, अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशंस में हमारे पास ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह आते हैं तो उनका एरिया तो हम फटाफट निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी अनसिमेट्रिक सिचुएशंस भी आती है जिनके अंदर हमें एरिया नहीं निकलता है रेगुलर शेप से, रेगुलर ज्योमेट्री से, तो फिर हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। आइए उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, इंटीग्रेशन से एक और चीज़ निकलती है, उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। आपको एवरेज वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है सर? 10th क्लास में आपने सीखा होगा मीन निकालना, माध्य निकालना, बहुलक, माध्यक, याद करो, माध्य निकालना सीखा होगा। उसी को बोलते हैं औसत मान, एवरेज। तो सर एवरेज का मतलब, जैसे अगर मान लो आपको एवरेज निकालना है वाई का, तो उसको बोलते हो वाई एवरेज, या इसी को कहीं कहीं लिख देते हैं वाई के ऊपर बार। मतलब जब भी आपको किसी फंक्शन के ऊपर बार लगा हुआ नजर आ जाए, समझना कि आप वहां पर एवरेज निकाल रहे हो। वैसे ही इसी को बोलते हैं कोपचा वाई। तो आगे से मैं इसको कोपचा वाई बोलूंगा। जब भी आपको कोपचा वाई निकालना हो या कोपचा एक्स निकालना हो, समझ लेना कि आप माध्य निकाल रहे हो, समझ लेना आप मीन निकाल रहे हो, और इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के 3 यूजेस हैं। पहली बात तो ये जोड़ता है। अब जोड़ते हैं तो हम सिखाएंगे, जैसे हम फिजिक्स को पढ़ेंगे वैसे मैं सिर्फ आपको चीजों को जोड़ना सिखाऊंगा फिजिक्स के टर्म्स में। दूसरी चीज, ये एरिया निकालता है। और तीसरी चीज कि सर ये तो एवरेज वैल्यू निकालता है। अब कैसे निकालता है ये सीखेंगे। चलिए आइए पहली बात करते हैं कि सर एरिया कैसे निकालता है। ये ससुरा इंटीग्रेशन एरिया कैसे फाइंड आउट करेगा, एरिया कैसे निकालेगा। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने एक वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बना दिया। लो, ग्राफ कैसे भी शेप का हो सकता है, मैंने ऐसे शेप का ग्राफ बना दिया। और मैंने आपसे पूछा कि वाई और एक्स के बीच में जो ग्राफ बन रहा है ना, ये कोई सा भी कर्व हो सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, ये कोई सा भी कर्व है, वाई इक्वस टू वैसे वाई इक्वस टू का तो नहीं है, ये है एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर, ये कोई भी कर्व हो सकता है। बेसिकली कोई भी कर्व, वाई इक्वस टू एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो कुछ भी कर्व हो सकता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। तो सर एक कर्व बनाया मैंने, और आपसे ये पूछा गया है कि इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एरिया बना रखा है। आपको लिमिट भी दे दी कि सर यहां से x1 से लेकर x2 के बीच का ये जो एरिया है ना, वो एरिया कैलकुलेट करके बता दो मुझे कि एरिया कितना है। तो बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है। अब सर दिक्कत तो ये है ना, अगर मान लो ये स्क्वायर होता, आयत होता या वर्ग होता, स्क्वायर होता,
तो मैं आराम से इसका एरिया निकाल लेता साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके। या अगर स्क्वायर होता तो मैं साइड का स्क्वायर कर देता। बट यहाँ तो ये देखो सर, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन, लेकिन तो तिरछी लाइन हो गई, तो इसका एरिया कैसे निकालूं मैं? तो मैं तो अटक गया यहाँ पर। तो मैं एक काम करूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि चलो ठीक है, इसका एरिया ना पूरा निकालते हैं, हम छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों का एरिया निकालने के लिए हम लोग छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, छोटी सी स्ट्रिप, और मैंने ये बोला कि देखो ये छोटी सी स्ट्रिप आपने चुनी है, ये चूज़ किया आपने स्ट्रिप। ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस देखो एक्स पे ट्रेवल्ड है, तो मैं इसको बोल दूंगा ये dx डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इस स्ट्रिप की चौड़ाई विड्थ कितनी है dx, और हाइट कितनी है सर? देखो y डायरेक्शन में ले रहे हो ना आप लोग, तो मैं इसको y मान लेता हूँ। y डायरेक्शन की हाइट है, कुछ भी y मान लेता हूँ, तो सर y हाइट है। और बेसिकली बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत छोटी चिन्नी सी स्ट्रिप है भाई साहब। तो अगर बहुत छोटी स्ट्रिप है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, तो सर यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह बिहेव करेगी। मैं इसको इधर बना देता हूँ कि मैंने जो स्ट्रिप ली है वो ऐसी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ तो है y और विड्थ है dx। अब बताओ इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना मालूम है? टोटल एरिया अगर a है, टोटल एरिया अगर a है, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? dA। तो सर छोटा सा एरिया हो गया इसका dA। और dA की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? देखो ना, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देख रही है, तो y को dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो y डॉट dx, ये है dA, इस छोटे सी स्ट्रिप का एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है वो है y डॉट dx, इसी को मैंने बोला dA इक्वल्स टू y डॉट dx। अब एक बात बताओ, ऐसी अगर मुझे तो इस छोटे सी स्ट्रिप का थोड़ा ना एरिया निकालना था, मुझे तो पूरा एरिया निकालना है। और अगर पूरा एरिया निकालना है तो क्या ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनानी पड़ेगी आपको, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे करते 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 क्या पूरा एरिया निकल जाएगा? हाँ। और फिर बाद में क्या इन छोटे छोटे डीएस को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका भी एरिया ऐड करेंगे, इसका भी एरिया ऐड करेंगे, इसका भी एरिया ऐड करेंगे, इसका सबका एरिया ऐड करेंगे। मतलब ये छोटे छोटे एरियाज को ऐड करना है। और याद करना, जब भी ऐड करने का मामला आता है ना, वहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। इसका मतलब यहाँ पर इस डीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर टोटल एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल एरिया ए निकालने के लिए आपको सारे के सारे डीएस का सम करना पड़ेगा। जितने भी डीए हैं ना आपके पास, जितने भी छोटे छोटे डीए आए हैं, उन सबका सम करना पड़ेगा। उन सबका क्या करना पड़ेगा? उन सबका सम करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे सम किया आपने, सर सम करोगे तो लो डीए की जगह रख दो y डॉट dx। और कहाँ तक ले रहे हो आप छोटे छोटे डीए? सर देखो आप x1 से लेके x2 तक ले रहे हो, इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है? x1 से x2 तक। तो लिमिट हम लगाएंगे x1 से x2 तक। तो सर यहाँ पर ना हम लोग x1 से x2 तक लिमिट लगा देंगे। अब लिमिट कैसे लगाते हैं सर? देखो ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो जब भी आप इस फंक्शन को सोल्व करोगे तो एक बार अपर लिमिट रखोगे पहले, फिर लोअर लिमिट रखोगे और बीच में लगा देंगे माइनस। बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। जैसे कि मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं आपके सामने एक लिमिट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, उसको बोलते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूँ, मैंने ये कहा कि सर आपको ना इंटीग्रेशन सोल्व करना है एक्स स्क्वायर डॉट dx का, और लिमिट दे दी आपको 1 से 2 तक। तो ये लिमिट दे दी है, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। मैं इसको सोल्व करूंगा। बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? आप कहोगे सर एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। तो सर ये बन जाएगा, देखो पहले 2 रखेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं और फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो पहले 2 रखेंगे एक्स की जगह, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब बाई 3, माइनस फिर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो सर ये बन गया 8/3 माइनस 1/3, आंसर आया 7/3। लेकिन ये 7/3 है क्या? ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। लेकिन सर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू का मतलब है आपने इंटीग्रेशन किया है, और जहां जहां आप इंटीग्रेशन करोगे ना, वहां वहां बेटा आप एरिया निकालोगे। इसका मतलब आपने क्या निकाला है? एरिया। इंटीग्रेशन से क्या निकलता है? एरिया। मैंने ये एरिया निकाल दिया। तो सर लिमिट ऐसे रखते हैं सर। तो सर ये जो चीज़ निकली है वो क्या है? एरिया। इसका मतलब इंटीग्रेशन जब भी आप कर रहे होते हो, मतलब पक्का पक्का आप क्या निकाल रहे होते हो? एरिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने ना एक एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने ये बोला सर आप ना, आपके पास ना एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक फंक्शन है, ठीक। और आपसे ये कहा गया है इसका इंटीग्रेशन कर दो।
कहाँ से कहाँ तक कर दो? मुझसे कहा गया है भाई साहब इसका ना इंटीग्रेशन कर दो 2 से लेके 4 तक, और ये बन जाएगा x² इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बेसिकली अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, मतलब आप इस ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो, इस ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो। तो सर देखो ये 1/2 था, 1/2 तो बाहर आ गया, और x³ का x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और फिर यहाँ से हम लोग 2 से 4 तक लिमिट पुट कर देंगे। मैं बेसिकली आपको लिमिट पुट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि लिमिट पुट करना एरिया निकालने में काम आएगा। अब सर ना 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? इस 3 को भी आप चाहो तो बाहर ले आओ, क्योंकि लिमिट तो आपको x की जगह ही पुट करनी है ना। 3 तो ऐसे ही रखा हुआ है, 3 को मैं बाहर ले आया। अब एक बार 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस फिर रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है सर? 4 × 4 × 4 तो 64, तो बन जाएगा 1/6 × 64 - 8। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 56/6। तो 56/6 कितना हो जाएगा? 56/6 हो जाएगा 28/3। तो सर 28/3 इसका आंसर आया है, और ये है इस ग्राफ का एरिया। और एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया। मैंने आपसे ये कहा कि मैंने ना आपको एक ग्राफ दिया, ये एक y और x में ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको। मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ बना हुआ है सर, यहाँ पर ये 0 है और ये ग्राफ बना दिया उटपटांग मैंने। और मैं ये बोला कि देखो ना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाली, ये है 10 मीटर, बहुत बढ़िया। ये जो है वो है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 8 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, और ये जो है वो है 12 मीटर, ठीक है। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे दिए मैंने। अब ये नीचे भी कोऑर्डिनेट है, तो सर ये जो कोऑर्डिनेट है वो मैं आपको बोल देता हूँ कि ठीक है, ये 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। तो सर ये ना आपके पास ग्राफ है, और आपसे इस ग्राफ में क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड आउट, आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड आउट फर्स्ट इंटीग्रेशन y.dx। अब इंटीग्रेशन y.dx का मतलब क्या है? y और x में बनने वाला जो ग्राफ है उसका एरिया, y और x में जो बनने वाला ग्राफ है उसका एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? एरिया। लेकिन अब पूछेगा कहाँ से कहाँ तक एरिया निकाल दें? आपको ये बोला गया है 0 से 2 तक। सिंपल सी चीज़ है सर, आपसे ना ये एरिया पूछा है। कौन सा एरिया पूछा है सर? ये एरिया पूछा है, तो मुझे ये एरिया निकालना है। सिंपल सी चीज़, ट्रेंगल है ये तो छोटा सा। तो सर हम बोलेंगे 1/2 हाफ इंटू बेस कितना है? 2। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट कितनी है? 10। तो एक 10 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 10 मीटर स्क्वायर। तो सर ये जो एरिया आया वो 10 आया। ओके, एक बात ध्यान रखना, ऊपर जो एरिया बनता है ना वो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जो एरिया बनता है उसे नेगेटिव लेते हैं। तो ऊपर का जो एरिया है पूरा वो पॉजिटिव आएगा, नीचे का एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर मान लो मैं ऊपर का पूरा एरिया निकालना चाहूँ, मुझसे पूछा गया सेकंड में, मुझसे ये कहा गया 0 से लेकर आप ना 10 तक y.dx कर दो। अब 0 से 10 तक y.dx का मतलब क्या? करो, देखिए सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और 0 से लेकर 10 तक y.dx बताओ। बताइए बताइए बताइए, अरे बताइए बताइए, 0 से लेके 10 तक y.dx का मतलब क्या है? अरे मास्टर, 0 से लेके 10 तक y.dx का मतलब है कि 0 से लेके 10 तक आपको y और x के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकालना है। मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। कौन सा एरिया? ऊपर वाला पूरा एरिया। सर देखो, या तो आप एक काम करो, इसका एरिया आपके पास 10 है ही, इसका एरिया वो निकाल लो, इसका एरिया वो निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो। या आपको दिख रहा है कि ऊपर ना एक ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालना चाहूँ तो तुम बोलोगे हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम, साइड्स का सम इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का। ट्रेपेजियम बन रहा है ऊपर, तो सर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? एक तो ये साइड 10 मीटर की और एक ये साइड। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 से लेकर 8 तक, मतलब 6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर की डिस्टेंस है। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम 10 + 6 इंटू डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। इसको काटोगे तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 16, 16 इंटू 5 80 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा एरिया ऊपर का आया ना वो आया 80। कितना आया? 80। अच्छा, बेसिकली अगर मुझसे ये भी पूछ लेता है इसके अंदर थर्ड चीज़ कि आप मुझे ये बता दो इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन 10 से 12 मीटर तक y डॉट डी एक्स। इसका मतलब अब मुझसे ये एरिया पूछा है, ये वाला एरिया। बेसिकली ये नीचे बन रहा है तो मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ। याद रखना, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकालना चाहूँ, तुम कहोगे अरे कुछ नहीं सर, -1/2, क्योंकि माइनस का एरिया है, 1/2 ट्रेंगल है, तो हम बोलेंगे सर देखो बेस इंटू हाइट, हाइट है 5, बेस कितना है 2, 10 से लेके 12 के बीच में 2 की डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 मीटर स्क्वायर। अब अगर मान लो मुझसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि आप तो मेरे को ना 0 से लेके 12 तक पूरा का पूरा एरिया बता दो, तो सर ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, मतलब 80 में से 5 माइनस हो जाता, तो 75 टोटल एरिया आता, क्योंकि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन से एरिया निकालना होता है, इंटीग्रेशन से एरिया निकालना होता है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने और लेता हूं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, पहले आप इस एग्जांपल को करेंगे, बाद में मैं इस एग्जांपल को मैं करवाऊंगा। मैंने ये कहा कि सर आप तो ना मेरे को ये बताओ, आपके पास ना एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा वाला फंक्शन ना आपकी फिजिक्स में बहुत काम आएगा। साइन थीटा वाला फंक्शन बहुत काम आएगा बच्चा, मैं बोल रहा हूँ आपको। साइन थीटा वाला देखो, साइन थीटा का जो फंक्शन होता है ना, वो एसएचएम में भी काम में आता है। आपको एसएचएम में इसका ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर एसी अल्टरनेट करंट नाम से चैप्टर होता है, उसमें भी काम में आएगा। उसके अलावा वेव्स, आपको वेव्स में भी ये काम में आएगा, वेव्स वाले चैप्टर में भी। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर यहाँ पर भी ये काम में आएगा। तो बहुत सारे चैप्टर है जहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसको ढंग से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, कोस एक्स माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस थीटा होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाने के लिए दे दे तो बना सकता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्राफ बनाना सीखा है मास्टर मैंने। सर देखो ना, ये वाई और यहां पर अगर मैं एंगल की बात करना चाहूं थीटा की, तो ग्राफ जो बनता है वो शार्प बनता है। कहां से बनता है? 0 से। तो ग्राफ बनता है ऐसा। तो ये है साइन का ग्राफ, ठीक है, इधर भी जाता है, ये है साइन का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ है सर। ये 0 होता है और ये कौन सी वैल्यू है? 90 डिग्री की वैल्यू है। तो 90 डिग्री की वैल्यू पे कितना होता है मामला? +1 होता है। उसके बाद में ये पाई है, मतलब 180 है। ये कितना है? 270 है, 270, 3π/2। और ये कितना है? 2π। ये कितना है? 2π। बेसिकली आगे जब आप एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि ये साइन वाली साइकिल होती है ना, ये एक साइकिल है, आधा चक्कर आधा चक्कर, तो ये पूरा चक्कर हो गया। एक आधा चक्कर आधा चक्कर, तो एक पूरा चक्कर हो गया। तो यहां से यहां तक ना हम बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल, एक साइकिल का मतलब हो गया है 0 से 2π। जब साइन 0 से 2π चल लेता है तो वो एक चक्कर कर लेता है, पूरी साइकिल कर लेती है। लेकिन अगर मैं 0 से π की बात करूं यहां से यहां तक, तो सर ये है हाफ साइकिल। आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। ये है हाफ साइकिल, ये है पूरी साइकिल। बेसिकली जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। मतलब एक साइकिल में जो टाइम लगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, उसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड आगे समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों यूज में ले रहा हूं। वन टाइम पीरियड को बोलते हैं टी। इसका मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टी। जब साइन का ग्राफ 0 से 2π तक पहुंच जाता है तो वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है और उसे बोलते हैं कैपिटल टी। मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसे बोलेंगे कैपिटल टी। अच्छा, आधा टाइम जो लगा उसको हम क्या बोलेंगे? t/2। इसका भी आधा लगा उसको हम क्या बोलेंगे? t/4। तो ये आगे आपको ये सारी चर्चा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि 0 से 2π तक जो साइकिल होती है उसे बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, और 0 से π तक जो साइकिल होती है उसे बोलते हैं हाफ साइकिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे कभी कभी क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा सर हमको ना पहली चीज तो ये निकाल दो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डॉट डी थीटा, और कहां से कहां तक? 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में। अब आपको इतना तो पता है कि 0 से π तक साइन थीटा का करवा रहा है, वो कुछ इंटीग्रेशन करवा रहा है, और इंटीग्रेशन से क्या निकलता है? एरिया। इसका मतलब आपको साइन थीटा का जो कर्व है ना उसका एरिया निकालना है। और भी कहां से कहां तक? कहां से कहां तक एरिया निकालना है सर? कहां से कहां तक एरिया निकालना है? 0 से π तक। मतलब आपको ये वाला एरिया पूछा गया है। कौन सा वाला एरिया? आपको ये वाला एरिया पूछा गया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। इसी का मतलब है, इसी एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन साइन थीटा डॉट डी थीटा 0 से π। ये एरिया है, ये वाला एरिया। और अगर मान लो आपसे बोलूं, देखो ना सर ये वाली कटोरी और ये वाली कटोरी सेम सेम ही है, मतलब जो एरिया ये आएगा वही एरिया ये आएगा, बस डिपेंड ये करता है ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो सर ये जो एरिया होगा ना वो पॉजिटिव आएगा,
ये जो एरिया होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो सर ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, लेकिन आएगा इक्वल ही। चलो सोल्व करते हैं कितना आता है। आगे से मुझे ध्यान रहेगा कि साइन की आधी कटोरी का एरिया कितना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? 0 से पाई के बीच में। अभी माइनस दिक्कत कर रहा है, माइनस को बाहर ले लो। तो सर यहां पर ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। अच्छा ठीक है, तो माइनस को बाहर ले लिया, एक बार रखेंगे पाई, एक बार रखेंगे 0, तो हम लिखेंगे कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू, कोस पाई कोस 180 की वैल्यू होती है -1, याद रखा है मैंने आपको याद कर रखा है। माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, -1 -2, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना बन जाएगा? -1 तो बाहर है, -2 अंदर आया, कितना आया? +2। इसका मतलब ये जो एरिया है वो कितना है? +2। आगे से हम याद रहेंगे कि साइन का जो शार्प बनता है ना, जो कर्व बनता है, उसमें जो आधी कटोरी होती है 0 से पाई तक, उसका एरिया होता है +2। तो नीचे वाले का एरिया कितना हो गया? 2, ऊपर वाला +2। सर ये वाला जो एरिया है ना वो आया +2, तो ये वाला एरिया कितना आएगा? तुम बोलोगे -2। ओके, अब ये वाला एरिया कितना आएगा? +2। ये कितना आएगा? -2। ये कितना आएगा? -2। ये कितना आएगा? +2। मुझे साइन के एक कटोरी का एरिया निकालना आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर कभी मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप तो ना मुझे 0 से 2 पाई तक साइन थीटा डॉट डी थीटा करके बता दो, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है साइन थीटा का एरिया निकलवाया है, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाई तक। तो आपसे 0 से 2 पाई में एरिया पूछा है भाई। अब सीधी सी बात है सर, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो इसको फटाफट कर सकता हूं। अब तो मैं इसको फटाफट कर सकता हूं। कैसे? फटाफट ऐसे कि देखो 0 से 2 पाई तक आधी कटोरी ऊपर, आधी कटोरी नीचे, तो सर ऊपर वाला एरिया +2, नीचे वाला एरिया -2, खपोच खपोच कितना? 0। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन थीटा का एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। निकाल के भी देख लो। इसका इंटीग्रेशन होगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक लिखेंगे? 0 से 2 पाई। सोल्व कर लेते हैं। 0 से 2 पाई तक मैं एंगल एरिया निकालना चाहता हूं, तो 0 से 2 पाई तक कोस थीटा, तो सर कितना हो जाएगा? माइनस तो बाहर है, कोस 2 पाई माइनस कोस 0। अच्छा, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1 और इसकी वैल्यू भी होती है +1, बीच में माइनस है, खुपच खुपच खत्म हो गया, मामला कितना आया? 0। तो सर 0 से पाई तक साइन थीटा डॉट डी थीटा की वैल्यू होती है 2, और 0 से 2 पाई तक कितनी होती है? 0। ठीक है, तो अब से मुझे साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना उसका एरिया भी निकालना आता है। अच्छा सर ठीक है, तो हमको ना एरिया निकालना आ गया। ऐसे आप किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या निकाल रहे होते हैं? एरिया। चाहे छोटा एरिया छोटा इंटीग्रेशन करो, चाहे बड़ा इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन से हमेशा एरिया निकलता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है, वो है एवरेज वैल्यू निकालना। क्या निकालना? एवरेज वैल्यू। तो सर इंटीग्रेशन से एवरेज वैल्यू भी निकलती है। अब एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वाई एवरेज। इसी को बोलते हैं वाई बार, इसी को बोलते हैं कोप्चा वाई। तो जब भी आपको कोप्चा वाई निकालना हो, जब भी आपको वाई एवरेज निकालना हो, समझ जाना आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे यार। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। एवरेज कैसे निकाला था 10th क्लास में? सर ना हमको जब 10th क्लास में हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ ना एवरेज कैसे निकलवाया गया था? वहाँ निकलवाया गया था टोटल, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का एवरेज निकाल दो, तो सर वहाँ सिखाया गया था कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को ऐड कर दो और नीचे उनके नंबर से ऐड कर दो। इसका मतलब ऊपर तो ऐड करवा रहा है, नीचे नंबर लिखवा रहा है। ऊपर ऐड करवाया मतलब सम करवाया, सम मतलब इंटीग्रेशन। मतलब ये भी यही चीजें हैं। जब भी आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो, तो ऊपर तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो और नीचे उसकी लिमिट का इंटीग्रेशन कर दो। याद रखना, जब भी आपको किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना हो तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। ऊपर तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और नीचे उसकी लिमिट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x1 से x2 और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t1 से t2। यहां पर भी x1 से x2। इस तरीके से मैं किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकता हूं। देखो एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। मैं यहां पर एग्जांपल करवाता हूं आपसे। मैंने ये कहा कि आप ना एक काम करो, मेरे पास ना एक फंक्शन है y = x² + 1। बहुत बढ़िया, ये फंक्शन है। या मैं ना आपको फंक्शन लेके बताता हूँ फिजिक्स का। मैंने बोला किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ना वो है t² + 1 मीटर पर सेकंड। ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है और आपसे ही पूछा है t = 1 से t = 3 तक v एवरेज निकाल दो भाई।
मतलब आपको वेलोसिटी देके एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ये काइनेमेटिक्स में बहुत काम आता है आपके, ठीक है। तो सर मुझे ना यहाँ पर वी एवरेज निकालना है। आपने पढ़ाया सर, जब भी किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, ऊपर तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो v डॉट डी टी, नीचे उसकी लिमिट का इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 3 तक। तो 1 से 3, 1 से 3। चलो करते हैं। v की जगह लिखो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 से 3 डॉट डी टी। नीचे जब डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, टी बच जाएगा टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 3 to 1। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी क्यूब बाई 3 प्लस 1 का कितना हो जाएगा सर? टी कहाँ से कहाँ तक लिमिट? सर 1 से 3 तक। नीचे 3 माइनस 1, तो नीचे आ गया 2। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया सर नीचे। अच्छा 3 रखेंगे यहाँ पर, तो ऊपर बन गया 3 का क्यूब, नीचे 3 भी है तो बन जाएगा 3 का क्यूब बाई 3 प्लस 3। ये तो आपने अपर लिमिट रख दी। माइनस लोअर लिमिट रखो 1/3 माइनस प्लस 1/3 प्लस 1 अपॉन नीचे है 2। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, और 12 माइनस, तो ये बन गया आपके पास ये आपकी वैल्यू आएगी 12 माइनस 4/3 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 माइनस 2/3 और 18 माइनस 16/3। एक बार कैलकुलेट करके देखना कि यही वैल्यू आ रही है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम वगैरह लेना है आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको एवरेज लेना सिखाया। आप वी का एवरेज ले सकते हो, आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। आओ फिजिक्स में कहाँ क्या क्या चीज़ें काम में आएगी ये समझाता हूँ। देख भाई, अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि सर एवरेज जब भी आपको निकालना हो तो ऊपर तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो और नीचे उसकी लिमिट का इंटीग्रेशन कर दो। अब एसी वाले चैप्टर में ना आपसे क्या कहता है, आपको बोलेगा सर जो हमारे पास करंट होती है ना आई, वो होती है आई नॉट साइन थीटा। वैसे तो थीटा का मतलब ओमेगा टी होता है, बट ठीक है अभी मैं थीटा लिख रहा हूँ उसको। और आपसे ये बोला गया है कि सर 0 to 2 पाई, आप 0 से पाई में आप मेरे को ना आई एवरेज निकाल के बता दो। मतलब हमारे घर में जो करंट आ रही है ना, अल्टरनेट करंट एसी, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के बता दो, आई एवरेज। अब आई एवरेज कैसे निकालें सर? आई एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। जब भी आपको आई एवरेज पूछे, ऊपर तो आई का इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, और नीचे अच्छा टी के रेस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली यहाँ पर डी थीटा, ओके, आई डॉट डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट दी है? 0 से पाई तक। तो 0 से पाई, 0 से पाई। अब ऊपर वैल्यू पुट कर दो। सर देखो ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई नॉट साइन थीटा अपॉन डी थीटा 0 से पाई, और नीचे डी थीटा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा? पाई माइनस 0। अब देख एक स्टेप खा गया हूं मैं नहीं लिखा यहाँ थीटा की लिमिट पाई से 0, फटाफट मैंने लिमिट पुट कर दी। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। बहुत बढ़िया सर, आई नॉट बाहर ले लो सर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन थीटा डॉट डी थीटा 0 से पाई अपॉन पाई। लेकिन एक बात अभी याद रखना, इससे जस्ट पहले मैंने आपको इस चीज का इंटीग्रेशन करवाया है, और याद रखना इसका इंटीग्रेशन होता है 2। 0 से पाई तक साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2। तो वो चीज हम यहाँ काम में ले लेंगे। आंसर कितना आया? 2 आई नॉट बाई पाई। जो बच्चे 12th पास आउट है उनको पता है कि सर करंट का 0 से पाई तक जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 2 आई नॉट बटे पाई, 2 आई नॉट बटे पाई। तो इस तरीके से मैंने इसका एवरेज वैल्यू निकाली। एक और चीज बता देता हूं, मान लो आपसे पूछा होता कि आप तो ना मुझे इसी की एवरेज वैल्यू निकाल के बता दो, लेकिन कितने से? 0 से 2 पाई तक, मतलब एक फुल साइकिल में। कौन से साइकिल में? फुल साइकिल में। लो भाई फुल साइकिल में पूछ लिया, सीधी सी बात है। फुल साइकिल में कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहूँ, आई एवरेज, ऐसे कैसे करूँगा? बस लिमिट चेंज होगी, तो आई नोट आ जाएगा बाहर, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई साइन थीटा डॉट डी थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। बेसिकली ये चीज़ कितनी होती है? ये होती है 0। तो मामला कितना हो गया? 0। तो याद रखना, करंट की हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है 2 आई नोट बटे पाई, और फुल साइकिल में कितनी होती है? 0। हमारे घरों के अंदर जो करंट आ रही है ना मीटर के अंदर, उसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बटे पाई, और फुल साइकिल में होती है 0। ये सर 12th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो एसी नाम का जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसके अंदर ये पढ़ाई जाती है चीज़ें। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आधा ज्ञान तो मैंने यहाँ दे दिया आपको। अब जब एसी पढ़ाएंगे ना एसी, तो वहाँ पर याद दिलाऊंगा कि देखो बेसिक मैथ के अंदर ये पढ़ा था अपन लोगों ने। मैंने करंट का औसत मान निकालना, एवरेज मान निकालना सिखा दिया आपको। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन 2 काम में आता है।
एक तो इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया निकालता है। आगे से जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया निकाल रहे होंगे। डिफरेंशिएशन काम आता है स्लोप निकालने के, और इंटीग्रेशन काम आता है एरिया निकालने के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के यूजेस पढ़े हैं। अब हम ग्राफ्स की चर्चा करेंगे। बेसिकली कई स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी आती है कि सर ग्राफ नहीं आते हमको, ग्राफ सिखा दो। तो अब मैं ग्राफ्स की डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि जब ग्राफ बनाना आ जाएगा तो आपको किसी भी पार्टिकल का पाथ बनाना आ जाएगा कि वो 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है कि 2 डायमेंशनल कर रहा है कि 3D कर रहा है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पाथ पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।